हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आज से हमारे जो ये वीडियोस आएंगे उसमें हम यूपीएससी के मेंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कवर करना शुरू करेंगे। और मैं यहाँ पर स्लाइड्स में आपके यूट्यूब स्क्रीन पर सिर्फ टॉपिक का नाम और उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स डालूंगा और बाकी डिटेल्स बोल कर बताऊँगा, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको वो सारे की पॉइंट्स याद रहें जिनके थ्रू एग्ज़ाम में आंसर लिखा जा सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गवर्नेंस के टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहले टॉपिक में बात करते हैं शासन या गवर्नेंस के बारे में। तो गवर्नेंस या शासन नामक शब्द, जिसका अर्थ परिचालन होता है, को यूनानी क्रिया कुबेर नाव से लिया गया है। यह प्लेटो द्वारा प्रथम बार सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया था। इसके बाद यह शब्द लैटिन भाषा में प्रसारित हुआ और वहीं से कई परिभाषाओं में पहुंचा। और शासन या गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ तो होता है संचालन अथवा नीति निर्माण करना, लेकिन विशिष्ट रूप में शासन में सरकार के अधिकरण, निजी क्षेत्र, व्यापारिक संगठन तथा नागरिक समाज को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। अब किसी गैर लाभकारी संगठन या एनजीओ या व्यवसाय के संबंध में शासन का अर्थ एकीकृत नीतियों, प्रभावी प्रबंधन, मार्गदर्शन, प्रक्रियाओं तथा किसी क्षेत्र के निर्णय संबंधी अधिकारों से लगाया जा सकता है। सामान्यतः लोगों द्वारा इन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के संचालन या प्रचालन के लिए सरकार की स्थापना की जाती है। और कई बार तो शासन शब्द का प्रयोग सरकार के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी होता है। जैसे शासन वह है जो किसी सरकार द्वारा किया जाता है, और सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक राजनीतिक सरकार, भू राजनीतिक सरकार, कॉरपोरेट सरकार आदि। इसलिए कहा जा सकता है कि शासन एक नीति और शक्ति प्रबंधन की गतिज प्रक्रिया है जिसे सरकार द्वारा अंजाम दिया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार समाज के मामलों और समस्याओं के प्रबंधन के लिए संस्थागत संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करना ही शासन कहलाता है। मतलब वर्ल्ड बैंक यहाँ कह रहा है कि सरकार को जितनी भी पावर मिली है उस पावर का यूज़ करके जितने भी देश में रिसोर्स हैं उसके माध्यम से समाज की विभिन्न समस्याओं और मामलों का प्रबंधन करना ही शासन है। अब सरकार भी मुख्यतः 3 तरह के कार्य करती है शासन के अंतर्गत। पहला कानून को बनाना, दूसरा कानून को लागू करना और तीसरा विवादों का निपटान करना। अब शासन को जानने के बाद शासन के अंगों के बारे में या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। तो सामान्यतः किसी भी शासन के प्रायः 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें विधायिका कानूनों का निर्माण करती है और विधायिका में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि वे कानून बनाते ही जनता के लिए है। इसके बाद आती है कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है, और इसीलिए इसमें नौकरशाही की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए कार्यपालिका में कुशल, सक्षम और दक्ष लोगों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। और सरकार का तीसरा अंग आता है न्यायपालिका, जो कि कानूनों की व्याख्या और विवादों का निपटारा करती है, और यह कानून एवं संविधान के अनुसार मुकदमों का फैसला भी करती है। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है, जिसने अब गत वर्षों में न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। और न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना आवश्यक होता है। अब शासन के ये तीनों अंग एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन शासन के क्रियान्वयन के लिए इनमें शक्तियों का विभाजन और आपसी सामंजस्य दोनों होना बहुत आवश्यक होता है। अब आगे देखें तो शासन करने के मुख्यतः 3 तरीके माने जाते हैं। पहला, सामुदायिक संगठनों की साझेदारी द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से शासन। दूसरा है टॉप डाउन पद्धति के माध्यम से, जिसमें मुख्यतः सरकारें और राज्य की नौकरशाही भी सम्मिलित होती है। और तीसरा तरीका आता है बाजार प्रक्रियाओं के द्वारा शासन, जिसमें जो संसाधनों का आवंटन है वह बाजार की प्रतियोगी नीतियों के द्वारा होता है, जिसमें सरकार के नियमों के अंतर्गत काम किया जाता है। चलिए अब आगे शासन की कुछ कमियों की बात कर लें, जिसमें से मुख्य कमियां इस प्रकार हैं कि शासन के विभिन्न पक्षों में पर्याप्त भागीदारी नहीं है और नियम कानूनों का उपयुक्त और पर्याप्त रूप से मैनेजमेंट नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रभावी लेखाकरण की भी व्यवस्था नहीं है, और विभिन्न जो नीतियाँ, कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाई जाती हैं उस पर अनावश्यक विलंब भी होता है। और तो और निजी उद्यमों के नियम और विनियम दोनों ही अस्पष्ट हैं। अब शासन में उपस्थित इन सभी कमियों को दूर करने के लिए ही गुड गवर्नेंस या सुशासन की अवधारणा सामने आई। चलिए तो जानते हैं सुशासन या गुड गवर्नेंस क्या होता है।
तो शासन के अंगों व अन्य विविध गैर सरकारी और सरकारी संगठनों तथा संस्थानों से संबंध, राज्य नागरिक संबंध, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और शासन की प्रकृति, ये ऐसे कुछ कारक हैं जो शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसी से समझते हैं कि गुड गवर्नेंस या सुशासन क्या होता है। तो 1990 के बाद शासन को समावेशी रूप प्रदान करते हुए सुशासन की अवधारणा विकसित की गई। तो गुड गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ है बेहतर तरीके से शासन, ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो और वह खुद में ही एक अच्छी मूल अवस्था को धारण करता हो। और सुशासन के आधारभूत तत्वों में राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनी बाध्यता, सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता आदि शामिल होते हैं। और भारतीय संदर्भ में गुड गवर्नेंस को देखें तो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अच्छे शासन के रूप में सुराज की संकल्पना की है। इसके अलावा भारतीय परंपरा में रामराज की कल्पना भी सुशासन को ही इंगित करती है। अब हम ये गुड गवर्नेंस को तब अच्छे से जान पाएंगे जब हमें बैड गवर्नेंस या कुशासन के बारे में अच्छे से पता होगा। तो अब देखिए कि बैड गवर्नेंस में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि प्रशासनिक मशीनरी काम तो करती है और उसके परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन इसमें लागत अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। फिर जिन परिणामों की आवश्यकता होती है वे मिलते तो हैं, लेकिन साथ में ऐसे परिणाम भी मिलते हैं जो वास्तव में अवांछनीय होते हैं। और कई बार पूरे लगन से प्रयास करने पर भी स्थिति में बदलाव परिलक्षित नहीं होता। इसके अलावा योजना अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाती। यदि उसके कई लक्ष्य हैं तो कुछ के परिणाम तो मिलते हैं, लेकिन बाकी बेअसर साबित होते हैं। कुशासन में अक्सर यह भ्रम रहता है कि जिस मात्रा में संसाधनों का व्यय होगा उसी मात्रा में परिणाम हासिल होगा। तो इस प्रकार कुशासन के कुछ दोष हैं जिनसे ही निपटने के लिए सुशासन की संकल्पना लाई गई है। अब सुशासन को जानने के बाद इसके जो मूलभूत आधारभूत तत्व हैं जैसे उत्तरदायित्व, जवाबदेही, पारदर्शिता आदि, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बात करें उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो उत्तरदायित्व का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके, जैसे कि कितना धन किस मद में खर्च किया गया है और क्यों किया गया है, किसी विशेष स्थिति में कौन सा निर्णय लिया गया है और वह क्यों लिया गया है। तो इन सभी कारकों के माध्यम से किसी कृत्य की संतोषप्रद व्याख्या तब मानी जाएगी जब तार्किकता हो, यह दिखे कि अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कदम उठाया गया था, यह दिखे कि कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया नहीं गया है या भेदभाव नहीं किया गया है, निर्णय संविधान और कानूनों से सुसंगत सिद्ध होता है, निर्णय नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता की कसौटी पर खरा भी उतरता है। तो व्यक्ति के द्वारा दी गई व्याख्या में यदि ये सारे तथ्य मौजूद होते हैं तो ही उसकी व्याख्या संतोषप्रद मानी जाती है और ऐसे कार्य को ही उत्तरदायित्व से किया गया कार्य माना जाता है। चलिए अब आगे उत्तरदायित्व के प्रकार या टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व बनाम क्षैतिज उत्तरदायित्व, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। तो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी में अपने से उच्च अधिकारी या संस्था के प्रति उत्तरदायित्व होता है और हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी में दो समकक्ष संस्थाएं एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जैसे विधायिका और न्यायपालिका। इसके बाद दूसरा टाइप है राजनीतिक बनाम विधिक उत्तरदायित्व, पॉलिटिकल वर्सेस लीगल अकाउंटेबिलिटी। तो राजनीतिक उत्तरदायित्व में यह सरकार का निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व है। इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही संसद की विधियों या प्रस्तावों या संकल्पों के अनुरूप होनी चाहिए। और इसके अलावा विधिक उत्तरदायित्व या लीगल अकाउंटेबिलिटी में सरकार की तथा सरकारी कर्मचारियों की संविधान तथा कानूनों के प्रति जवाबदेही होती है। इसका अर्थ है कि सरकार या सरकारी अधिकारी की कोई भी कार्यवाही संविधान तथा अन्य संबंधित कानूनों के दायरे के भीतर होनी चाहिए, उनके विरोध में नहीं। आगे अकाउंटेबिलिटी का अगला टाइप है सूक्ष्म बनाम वृहद उत्तरदायित्व, माइक्रो वर्सेस मैक्रो अकाउंटेबिलिटी, जिसमें सूक्ष्म उत्तरदायित्व में जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जिसमें विश्व बैंक के अनुसार इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दो अधिकार मिलने चाहिए। पहला आवाज़ और दूसरा निकासी। मतलब पहले में यदि नागरिक सरकार की सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है और इसकी पर्याप्त और प्रभावी सुनवाई के लिए शिकायत निवारण तंत्र या ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। और माइक्रो अकाउंटेबिलिटी का दूसरा तथ्य है निकास या एग्जिट,
जिसमें यदि कोई व्यक्ति सरकार की एक सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरी सेवा में स्विच कर सकता है। उदाहरण के लिए सरकार की ही 3 कंपनियों में जैसे भारत गैस, इंडेन और HP में से यदि कोई व्यक्ति किसी भी एक कंपनी से असंतुष्ट है तो वह दूसरी कंपनी में आसानी से स्विच कर सकता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर की रिलायंस या गो गैस जैसी कंपनीज में भी स्विच कर सकता है। अब इसी में वृहद या व्यापक उत्तरदायित्व या मैक्रो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार कुछ इस तरह हैं। पहला आता है वित्तीय उत्तरदायित्व, जिसमें एक सटीक लेखांकन व्यवस्था होनी चाहिए, नगद व्यवस्था व खर्चों का नियंत्रण और प्रबंधन होना चाहिए, प्रभावी लेखा परीक्षण होना चाहिए। लेखा परीक्षण के परिणामों का संसद के सामने ऐसी भाषा में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जिससे संसद आसानी से समझ सके, और इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि लेखा परीक्षण में जिन त्रुटियों का उल्लेख किया गया है उन पर समुचित कार्यवाही भी हो। इसके बाद आता है आर्थिक उत्तरदायित्व, जिसमें इस बात की जांच करना कि देश में कुल संसाधनों का संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा, मतलब अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेक्टर्स की समान रूप से भागीदारी है या नहीं, और किसी परियोजना के लिए देश के जितने संसाधन खर्च हुए हैं वह मात्रा न्यायोचित है या नहीं। इन सभी के लिए आर्थिक उत्तरदायित्व होता है। अगला टाइप आता है सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसमें सरकार पिछले वर्षों की तुलना में सामाजिक शांति या सौहार्द बनाए रखने के लिए तुलनात्मक रूप से सफल हुई है या नहीं, और रूढ़िवादिता तथा कट्टरता जैसी प्रवृत्तियां किस हद तक नियंत्रित हो पाई हैं, वह इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, जिसमें संवहनीय विकास, कार्बन फुटप्रिंट और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं आती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के विषय में समान किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व तथा प्रदूषणकर्ताओं को भुगतान करना या पॉल्यूटर्स मस्ट पे सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं। अब इसके बाद मैक्रो अकाउंटेबिलिटी का लास्ट टाइप है कानूनी या विधिक उत्तरदायित्व, जिसमें राष्ट्रों के कानून नागरिकों पर विधिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संविधाएं विभिन्न राष्ट्रों पर उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं तब तक बाध्यकारी नहीं होती जब तक उनका अनुमोदन न कर दिया जाए। तो ये सारे थे उत्तरदायित्व के प्रकार। अब आगे उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के कुछ उपाय होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो प्रशासन में जवाबदेहिता को लागू करने के लिए इन सब तथ्यों का होना ज़रूरी होता है, जिसमें आते हैं सूचना के अधिकार का प्रभावी उपयोग, नागरिक घोषणा पत्र सिटीजन चार्टर की प्रभावी व्यवस्था, सूचना तकनीकी का प्रभावी उपयोग जैसे ई गवर्नेंस आदि, विभिन्न लोक सेवाएं निश्चित समय पर प्राप्त करने का जनता का अधिकार, CCTV और अन्य सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग, केवल सामरिक महत्व के विषयों को छोड़कर जहां संभव हो वहां प्रतिस्पर्धा को लागू करना, और ऐसा निजीकरण द्वारा या सरकार की ही विभिन्न कंपनियों या उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा किया जा सकता है। अगला है जिन विभागों का लोक संपर्क काफ़ी ज़्यादा हो और जहां भ्रष्टाचार की संभावना बड़े पैमाने पर हो, जैसे विकास प्राधिकरण, पुलिस और राजस्व विभाग, उनमें उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे पत्रकार, शिक्षाविद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सामाजिक कार्यकर्ता आदि। अगला है सभी विभागों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार लोक अदालत ज़रूर लगाई जाए। इसके अलावा भ्रष्ट अधिकारियों तथा निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही के लिए संस्थाएं होनी चाहिए। सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायोग जैसी संस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, और न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा जिन लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था, जैसे चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध और किसी भी सरकारी सेवा से जीवन भर के लिए प्रतिबंध आदि। आगे मीडिया का समुचित प्रयोग। कुछ चैनलों पर किसी विभाग विशेष से संबंधित कार्यक्रम आते हैं जिसमें अधिकारी उस कार्यक्रम के दर्शकों की शिकायतें सुनता है और निश्चित समय में अव्यवस्था दूर करने की बात करता है। इस तरह सार्वजनिक आश्वासन से अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। इसके बाद NGO जन सुनवाई के माध्यम से दबाव बना सकते हैं और सभी परियोजनाओं तथा सेवाओं के संबंध में कुछ घोषणाएं सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए, जैसे गुणवत्ता के मानक, विभिन्न चरणों के पूरा होने की समय सीमाएं और किसी त्रुटि के लिए कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसकी सुस्पष्ट सूचना। तो इन सब विभिन्न उपायों को करके हम एक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आगे भारतीय शासन व्यवस्था में जवाबदेही की स्थिति को जानते हैं। तो शासन व्यवस्था में बेहतर परिणामों के लिए नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी के द्वारा लोक पदों की जवाबदेहिता सुनिश्चित कराने के लिए उन्हें सक्रिय रहना आवश्यक होता है। मतलब जब सिविल सोसाइटी सक्रिय होगी तभी लोक प्रशासन जवाबदेह होगा।
और भारत में भी जन लोकपाल की मांग के रूप में शुरू हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सिविल सोसाइटी और जनशक्ति की इस भूमिका को ही दृष्टिगोचर करते हैं। अब जवाबदेहिता को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि यह एक ऐसा तंत्र है जो जितने भी पब्लिक रिसोर्सेज या लोक संसाधन उपलब्ध होते हैं उनके उपयोग पर रिपोर्ट देता है और सौंपे गए जितने भी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने में असफल रहने पर जवाब देने के लिए तैयार भी रहता है। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में कहा गया था कि यह व्यापक रूप से स्वीकार है कि सरकार की जवाबदेहिता चिंता का मूल विषय है जिसे भारत में तात्कालिक आधार पर हल किए जाने की ज़रूरत है। अब आगे सुशासन का अगला आधारभूत तत्व पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी के बारे में जानते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पारदर्शिता को परिभाषित करते हुए कहा है कि पारदर्शिता नियमों, योजनाओं, प्रक्रियाओं, क्रियाओं पर प्रकाश डालने की स्थिति है। यह कैसे, क्यों, क्या और कितना को जानने की स्थिति है। मतलब पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि लोक अधिकारी, सिविल सेवक, प्रबंधक, बोर्ड निर्देशक और व्यवसायी बेहतर समझ व खुले रूप में कार्य करें। अब आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार पारदर्शिता लोक क्षेत्र में निर्णयों व कार्य निष्पादनों पर उचित समय में विश्वसनीय सूचना का लोगों तक अबाध रूप से पहुंचना है। और भारत की शासन प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विभिन्न सेवाओं की नागरिकों तक अबाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर को प्रभावी बनाने के उपाय किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लोक सेवा से जुड़े सिटीजन चार्टर को बनाने और लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न रिपोर्ट कार्डों, सोशल ऑडिटिंग के प्रावधानों और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की पहल के जरिए व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या सेकेंड एनआरसी की शासन में नैतिकता शीर्षक से प्रकाशित चौथी रिपोर्ट में कहा गया है कि लोक प्रशासन में पारदर्शिता शब्द का प्रयोग खुलेपन और जवाबदेही के अर्थ में किया जाता है और एक संगठन को पारदर्शी तब माना जाता है जब इसके निर्णय निर्माण और कार्य करने का ढंग जनता के लिए, मीडिया की छानबीन के लिए और सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला हो। चलिए अब आगे केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम या सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल और ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के बीच जो मुद्दा है वह जानते हैं। तो यह जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, यह सूचना के अनधिकृत संप्रेषण पर रोक लगाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवाय सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश के अनुसार या फिर उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावना के निष्पादन के दौरान किसी सरकारी सेवा को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह ऐसा दस्तावेज अथवा सूचना संप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो उसे कोई आधिकारिक दस्तावेज अथवा उसका कोई भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं करेगा। मतलब इसमें गोपनीयता रखने की बात की जा रही है। इसमें राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए उनके अपने अपने नियमों के अंतर्गत ऐसे ही प्रावधान मौजूद भी हैं। अब इन रूल्स को पारदर्शिता से जोड़कर शोरी समिति ने इसका मूल्यांकन किया। शोरी समिति के अनुसार यह एक आम अवधारणा है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 और रेलवे, विदेशी मामले तथा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लागू तदनुरूपी नियम सरकारी सेवाओं को जनता के साथ जानकारी बांटने की मनाही करते हैं। लेकिन फिर भी यदि सूचना के अधिकार अधिनियम को अपना प्रयोजन सिद्ध करना है और यदि पद्धति में पारदर्शिता लानी है तो स्थिति में स्पष्ट बदलाव लाना चाहिए, यह कहना है शोरी समिति का। शोरी समिति ने पारदर्शिता के अभाव को सूचना के वर्गीकरण से जोड़कर देखा। समिति का मानना है कि पारदर्शिता के अभाव का एक बड़ा योगदानकर्ता सूचना को वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति का होना है। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के कुछ उपाय किस तरह से हो सकते हैं। तो पहला, अंधाधुंध निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण, नागरिक या ग्राहकों से गोपनीय सूचना लेना, ऐसी कार्यपद्धति अपनाना जिससे रिश्वत लेना कठिन हो जाए, फर्जी लालच देकर पकड़ने वाले ग्राहकों का प्रयोग करना आदि। दूसरा उपाय आता है, रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने अधीन अधिकारियों के कार्य निष्पादन का आकलन करते समय उनके द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए प्रयासों पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी करें। तीसरा उपाय है, वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के स्वतः मूल्यांकन भाग में एक स्तंभ होना चाहिए
जिसमें प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी को उन उपायों के बारे में लिखना चाहिए जो उस अधीनस्थ अधिकारी ने अपने कार्यालय में और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए हों, और इन उठाए गए उपायों का क्या परिणाम हुआ, और इस पर रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी स्वतः मूल्यांकन पर अपनी टिप्पणी देगा। चौथा उपाय आ जाता है आकस्मिक निरीक्षण। तो ऐसे निरीक्षण को उन कार्यालयों में अधिक शक्ति के साथ किया जाना चाहिए जिनका जनता के साथ सीधा संपर्क होता है। चलिए, तो अब इसी पॉइंट पर गवर्नेंस का ये जो लेक्चर था वो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं तो सिटीजन चार्टर और सूचना के अधिकार की बात करते हैं। तो यदि ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप न्यू हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।